Welcome students in my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the anti-arrhythmic drugs. आज हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स पढ़ेंगे। जैसे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के लिए। उससे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर की एक और ड्रग पढ़ चुके हैं, जो ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स या ड्रग्स दैट आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, वो ड्रग जो कि कार्डियक अरिथमिक को ठीक करने के लिए, रिदम को ठीक करने के लिए, कार्डियक डिसऑर्डर को ठीक, कार्डियक अरिथमिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जो ड्रग यूज़ की जाती है, दैट आर द एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो पहले ही कार्डियक अरिथमिक ड्रग से पढ़ने से पहले हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज द कार्डियक अरिथमिया। तो उसको देखें तो एबनॉर्मलिटी ऑफ इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन में कॉज कार्डियक अरिथमिया। इम्पल्स के जनरेशन में, इम्पल्स के कंडक्शन में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो कंडीशंस को बोलते हैं कार्डियक अरिथमिया। दिस एबनॉर्मलिटी ऑफ इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन अफेक्ट द हार्ट रेट एंड क्वांटिटी पावर ऑफ द कार्डियक मसल्स। ये इम्पल्स जो एबनॉर्मलिटी इम्पल्स के जनरेशन में, कंडक्शन में जो आ रही है, उसके कारण हार्ट रेट भी अफेक्टेड होती है, साथ में कार्डियक मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी अफेक्टेड होती है किसी भी हार्ट के एरिया की। दिस इज आल्सो अफेक्ट द कार्डियक साइकिल एंड इवेंट ऑफ कार्डियक साइकिल्स। इसके कारण क्या होता है, जब एबनॉर्मलिटी ऑफ कंडक्शन और एबनॉर्मलिटी इन कंडक्शन जनरेशन ऑफ इम्पल्स में आ रही है, तो उसके कारण भी ये भी होता है कि कार्डियक साइकिल जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कार्डियक साइकिल आपकी 0.8 सेकंड की होती है। आपने देखा होगा कि एक बीट के अंदर जितने इवेंट्स, एक हार्ट बीट में जितने इवेंट्स हार्ट के अंदर होते हैं, वो सभी क्या आते हैं, कार्डियक साइकिल में आते हैं। और डिफरेंट टाइप के इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में, जैसे कि आपका सिस्टोलिक फेज़ होती है, डायस्टोलिक फेज़ होती है, वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेज़, वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज़, आर्ट्रियम सिस्टोलिक फेज़, आर्ट्रियम डायस्टोलिक फेज़, ये सभी इवेंट्स होते हैं। और ये सब इवेंट कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और डिफरेंट के इवेंट्स में भी एबनॉर्मल, इसमें इम्पल्स जनरेशन में, इम्पल्स कंडक्शन में एबनॉर्मलिटी है, तो उसके कारण इन इवेंट्स में और कार्डियक साइकिल भी अफेक्टेड होती है। तो पहले मैं एक और चीज़ में डिस्कस करूँगा। आपने एंडोनॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ रखा हुआ कि जो आपके कार्डियक हार्ट में ऐसे नोड होता है और ए बी नोड होता है, बड़े बंडल ऑफ वेज है, प्रोकिंजे फाइबर्स हैं। जो आपका ऐसे नोड है वहाँ से क्या होते हैं, इम्पल्स जनरेशन होते हैं। तो ऐसे नोड से कहाँ पहुँचते हैं, ए बी नोड पे पहुँचते हैं। ए बी नोड से बंडल ऑफ वेज, बंडल ऑफ वेज से प्रोकिंजे फाइबर्स। इस तरीके से हार्ट के अंदर पूरे कंडक्ट होते हैं और जनरेट कहाँ हो रहे हैं, ऐसे नोड पे। अब क्या है, जो इम्पल्स जनरेट हो रहे हैं ऐसे नोड पर, या तो वो जनरेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगे, इम्पल्स बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं, उसके कारण इम्पल्स में जनरेशन में एबनॉर्मलिटी हो सकती है। या इम्पल्स जनरेट कम तेज़ी से हो रहे हैं, स्पीड उसकी कम जनरेट की हो गई, तो उसके कारण हो सकता है। तो उसके कारण एबनॉर्मलिटी ऑफ जनरेशन हो सकती है। दो तरह की हो सकती है, तो इम्पल्स बहुत जनरेट हो या इम्पल्स धीरे जनरेट हो। कंडक्शन की बात है कि इम्पल्स का जो फ्लो होता है वो आपका ऐसे नोड से ए बी नोड से बंडल ऑफ वेज से प्रोकिंजे फाइबर्स। जो फ्लो का एक पैटर्न है, एक रास्ता है, उस फ्लो में कहीं दिक्कत आ जाए, किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा इम्पल्स फ्लो हो रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया में इम्पल्स कम फ्लो हो रहे हैं, तो उस तरीके को हम बोलते हैं इम्पल्स कंडक्शन में एबनॉर्मलिटी आ रही है। तो इस तरीके से इम्पल्स की जनरेशन में एबनॉर्मलिटी आ सकती है, साथ में इम्पल्स के कंडक्शन में एबनॉर्मलिटी आ सकती है। और इन दोनों कंडीशंस को जब ये कंडीशन इस तरह की बनती है, तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं कार्डियक अरिथमिया। ठीक है, एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो होती हैं, दीज आर द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक अरिथमिया। जो ड्रग जो कार्डियक अरिथमिया में यूज़ होती हैं वो एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं। दीज आर ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द इरेगुलरिटी ऑफ कार्डियक रिदम। जो कार्डियक रिदम में इरेगुलरिटी आई है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए और उसको ठीक करने के लिए ये ड्रग यूज़ की जाती है। मान लो कि ऑटोमेटिसिटी की बात मैंने की, या फिर हम जनरेशन की बात करें, तो इम्पल्स जनरेशन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो उसको हम कम स्पीड से कम जनरेट करने के लिए वो उस तरह की ड्रग यूज़ करेंगे। इम्पल्स का कंडक्शन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा हो रहा है और किसी पर्टिकुलर एरिया में कम हो रहा है, या स्पीड कंडक्शन इम्पल्स कंडक्शन जो फ्लो हो रहे हैं बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो एक कार्डियक रिदम है वो आपकी गड़बड़ हो गई है, तो उसको ठीक करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है, उसकी इरेगुलरिटी को ठीक करते हैं और या प्रिवेंशन करते हैं। ठीक है, जितनी भी एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं मेजॉरिटी आपकी 3 टाइप के चैनल पे एक्ट होती हैं, या तो वो सोडियम चैनल पे एक्ट होंगी, या वो पोटेशियम चैनल पे एक्ट होंगी, या वो कैल्शियम चैनल पे एक्ट होती हैं। और ये कोई भी ड्रग या तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी, या तो पोटेशियम चैनल ब्लॉक करेगी, या कैल्शियम ब्लॉक करेगी।
या हो सकता है कि तीनों को ब्लॉक कर दे या किसी दो को ब्लॉक करे। मेनली जितनी भी ड्रग्स हैं कार्डियक अरिथमिया में सभी इसी पे एक्ट होती है। क्यों एक्ट होती है वो अभी आपको आगे इसको एलेबोरेट करता हूँ। क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में आपका 4 कैटेगरी डिवाइड किया गया। फर्स्ट कैटेगरी है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, जिसमें आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर यूज़ किए जाते हैं जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। मेम्ब्रेन में जो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिपोलराइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पल्स तेज़ी से जनरेट हो रहे हैं, तो उस जनरेशन को सप्रेस करने के लिए जो एजेंट यूज़ किए जाएंगे वो क्या है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट होंगे। बेसिकली इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। जैसे मॉडरेटली डिक्रीज जीरो फेज़ को हमें हल्के से डिक्रीज करना है, मॉडरेट ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना है, तो उसके लिए क्यूरिडीन है, प्रोकोनामाइड है, डाइस्कोरामाइड है यूज़ किए जाते हैं। लेटल डिक्रीज इन जीरो फेज़, मतलब जीरो फेज़ है उसको हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करें, हम थोड़ा लाइटली डिक्रीज़ करें, तो उसमें जो ड्रग आती हैं लिडोकेन और मैक्सिलिडीन यूज़ की जाती हैं। और मार्क डिक्रीज हम जीरो फेज़ में बहुत ज़्यादा जीरो फेज़ की जो स्पीड है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दें, तो उसमें आपका प्रोफेनामाइड एंड फ्लेसिनाइडाइड यूज़ की जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है फिर एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ जब एडिनर्जिक पढ़ाया था कि एडिनर्जिक इम्पल्स क्या कर देते हैं, उस हार्ट के एसओ नोड को स्टिमुलेट करते हैं। तो जितनी भी एंटी एडिनर्जिक ड्रग यानी बीटा ब्लॉकर क्या होंगे, हार्ट के एसओ नोड को स्टिमुलेट ना करके क्या करेंगे, हार्ट के जो पहले तो क्या था, एडिनर्जिक ड्रग क्या कर रही थी, एडिनर्जिक स्टिमुलेशन क्या कर रहे थे, हार्ट के एसओ नोड को स्टिमुलेट कर रहे थे। अब एंटी एडिनर्जिक ड्रग क्या करेंगे, उसके स्टिमुलेशन को रोकेंगे। जब स्टिमुलेशन कम होगा तो हार्ट में इम्पल्स कम जनरेट होंगे, तो इसलिए हम एंटी एरिथमिक एजेंट यानी बीटा ब्लॉकर यानी कि प्रोपेनोलॉल, इस्मोलॉल, सोटेनॉल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से एजेंट बाइंडिंग एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, कुछ एजेंट होते हैं वो एक्शन पोटेंशियल्स को बढ़ा देते हैं, जिसमें प्रोलॉन्ग डिपोलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इफेक्टिव पीरियड भी बढ़ जाता है। इसमें बेसिकली ये क्या होती है, जो कार्डियक साइकिल की फेज अफेक्ट होती है, उसमें जो मैंने आपको पीरियड बताया था कुछ समय, ड्यूरेशन अफेक्टेड होते हैं। उन ड्यूरेशन को ठीक करने के लिए बेसिकली एजेंट बाइंडिंग एक्शन पोटेंशियल यूज़ करते हैं जो डिपोलाइजेशन फेज को बढ़ा देते हैं और इफेक्टिव पीरियड को बढ़ा देते हैं, जिसमें आपका मोलराइड है, टेंट्रोलिन है, डिफ्लिमाइड है, ये सब यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम ब्लॉकर बेसिकली आपके कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्टेड करते हैं, तो कैल्शियम ब्लॉकर भी यूज़ करते हैं, बेरापेमिल, लिटाजाम, निफ्रोडिफिक्स, तो ये सभी एजेंट्स हो गए। तो बिफोर डिस्कसिंग दीज टाइप ऑफ एजेंट्स, मैं इन ड्रग को डिस्कस करूँ उससे पहले आपको कार्डियक फिजियोलॉजी आपको क्लियर होना चाहिए। मुझे पता नहीं आप लोगों को कार्डियक फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाई गई नहीं पढ़ाई गई है, लेकिन जब तक आपको कार्डियक फिजियोलॉजी क्लियर नहीं है, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आपको क्लियर नहीं है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आप इन ड्रग को नहीं समझ सकते, इनकी मैकेनिक्स को नहीं समझ सकते। तो पहले आज मैं आपको कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, आप अच्छे से समझ लेना चीज़ों को क्या है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक तो ये आपका इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, कार्डियक साइकिल किस तरीके से कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, कौन कौन सी फेज़ होती है। बेसिकली कार्डियक जो साइकिल कंप्लीट होती है उसमें मैंने 4 फेज़ में डिवाइड किया। एक होता है जीरो फेज़, जस्ट मिनट्स, एक होता है जीरो फेज़, फिर होती है 1 फेज़, फिर 2 फेज़ एंड 3 फेज़। ठीक है, तो ये कौन सी हुई, जीरो फेज़, 1 फेज़, 2 फेज़ एंड 3 फेज़। अब मैं आपको बता दूं, जो आपको ये पर्पल कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का जो रेड कलर का दिख रहा है वो आपका ऑटोमेटिक इम्पल्स जनरेशन है, और जो पर्पल कलर दिख रहा है नॉन ऑटोमेटिक जनरेशन है। बेसिकली जो हमारा फोकस रहता है वो ऑटोमेटिक जनरेशन रहेगा। जो ऑटोमेटिक जनरेशन जो इम्पल्स होती हैं वो आपके एसओ नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ वेज, प्रोपेंजे फाइबर्स में जो फ्लो हो रहा होता है इम्पल्स का, उसे हम ऑटोनॉमिक इम्पल्स हैं। ये जो आपको इम्पल्स दिख रहे हैं, जो रेड कलर की जो लाइन दिख रही है वो आपके एसओ नोड में, फिर एबी नोड में, फिर आपके बंडल ऑफ वेज में, प्रोपेंजे फाइबर्स में, इस तरह से इम्पल्स का जनरेशन या फ्लो होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका नॉन ऑटोमेटिक है, ये आपका मेनली कार्डियक मसल्स फाइबर्स में आपको मिलेगा इस तरह की जनरेशंस का। अब मैं आपको क्लियर करूँ तो ऐसा है कि अगर हम फिजिकली एग्जांपल से देखें, जैसे कोई गाड़ी कार है वो रुक गई है, अब वो चल नहीं रही है, उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे धक्का लगाते हैं। तो धक्का लगा रहे हैं, पहले थोड़ा सा फोर्स लगाया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, फिर थोड़ा और फोर्स लगाया तो गाड़ी नहीं आगे बढ़ी। तो ये जो आपकी पर्पल लाइन है उस फोर्स को, उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। और जैसे जैसे हम धक्का मार रहे हैं वैसे ही जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है तो ये ब्लू लाइन है वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ब्लू लाइन क्या है, मसल्स के अंदर जो इम्पल्स एक्शन जो दे रहे हैं, मसल्स में जो चेंजिंग आ रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो ब्लू लाइन है आपकी। और जो रेड लाइन है वो आपकी बेसिकली जो इम्पल्स हैं, जो आपके
मसल्स के अंदर जो फ्लो हो रहे हैं उनका किस तरह से इम्पल्स बढ़ रहा है घट रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो फोकस रहता है वो आपकी रेड लाइन पे रहेगा, ऑटोमेटिक पे रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इम्पल्स पे ही रहेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक इम्पल्स हैं वो आपके जो कार्डिक मसल्स के इम्पल्स हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अगर ऑटोमेटिक इम्पल्स जनरेट नहीं होंगे तो कार्डिक भी जनरेट ही नहीं होगा। यानी ऑटोमेटिक मसल्स को हम ऑटोमेटिक इम्पल्स को कंट्रोल कर लें तो ऑटोमेटिक क्या होगी, कार्डियक मसल्स के जो इम्पल्स हैं वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम। ये आपको दिख रही है इसकी जो ये वाली फेज़ दिख रही है, डेट इज़ द जीरो फेज़। जीरो फेज़ को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशंस। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशंस। इस डीपोलराइजेशन के ड्यूरेशन में क्या होता है, हमारे सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। सोडियम चैनल ओपन होते हैं और सोडियम चैनल की जब एंट्री अंदर हो जाती है, सोडियम चैनल हमारे मायोकार्डियल सेल्स के अंदर कंटिन्यू जाते रहते हैं, और जैसे जैसे सोडियम चैनल जाते जाते हैं वैसे वैसे इनका नेगेटिव पोटेंशियल होता है वो आपका कम होता जाता है, और पहुँचते पहुँचते जीरो से आगे बढ़ते हुए पॉजिटिव पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव पोटेंशियल में जब चेंज हो जाता है तो एक लिमिट तक जब पहुँच जाता है 30 तक जो आपका पहुँच जाएगा, जब सोडियम चैनल जब कंटिन्यू एंट्री होती जा रही है सोडियम चैनल खुलने के बाद सोडियम आयन की, तो उनका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ट्रांसमेम्ब्रेन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। जो प्लस 30 तक पहुंचने पर क्या होगा, यहाँ पर ओवरशूटिंग, इस पर इतना पोटेंशियल जनरेट होगा कि यहाँ पर कैल्शियम चैनल आपके खुल जाते हैं। यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे एट द 30 पोटेंशियल्स। उस फेज़ को हम बोलते हैं वन फेज़ वन पे यहाँ कैल्शियम खुलेंगे, कैल्शियम की एंट्री होगी, और वहीं पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होना इंड्यूस हो जाता है, वहाँ पर मायोकार्डियल मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको क्लियर करूँ, अब यहाँ वन फेज़ होने के बाद में टू फेज़ पे आते हैं। टू फेज़ क्या है, टू फेज़ में क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं वो आपके क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल क्या होते हैं, क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। साथ में यहाँ पर पोटेशियम चैनल होता है वो आपका ओपन हो जाता है। यहाँ पर क्या हुआ, थ्री फेज़ में यहाँ पर कैल्शियम चैनल ऑफ हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल्स ये आपका ओपन हो जाएगा। पोटेशियम चैनल ओपन होने से क्या होंगे कि पोटेशियम की एंट्री होना शुरू हो जाती है, और साथ में सोडियम और कैल्शियम वो आपका बाहर जाना शुरू कर देता है। इसमें इस टाइम में क्या होगा, पोटेशियम अंदर आएगा और सोडियम बाहर जाना शुरू कर देता है। सोडियम के साथ साथ कैल्शियम भी हल्का करके बाहर जाना शुरू कर देता है। बेसिकली पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर जाएगा। जब पोटेशियम अंदर आएगा तो पोटेशियम क्वांटिटी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाता है। कम होते से क्या होगा, 4 पर जाएगा। तो इस फेज़ को जो थ्री फेज़ को हम बोलते हैं रीपोलराइजेशंस। क्या बोलेंगे, रीपोलराइजेशन। और ये आगे आपके रेस्टिंग पोटेंशियल में चेंज हो जाती है। ये आपका जो फेज़ है फोर्थ फेज़, उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। वो रेस्टिंग पोटेंशियल में जाके पहुंच जाती है। फिर इस तरह से फिर आगे साइकिल चलती रहती है। तो यह आपकी कार्डियक साइकिल है। यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा। पहले आपका करके सोडियम चैनल खुलते हैं। यहाँ पर सोडियम चैनल जब खुल जाते हैं, जब सोडियम एंट्री होती जब 30 पोटेंशियल पहुँच जाता है तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल खुलते हैं। कैल्शियम चैनल की एंट्री जब होती है उस चीज़ को फेज़ 1 बोलते हैं, उसको हम एक्शन पोटेंशियल ही बोलते हैं। और जब एक्शन पोटेंशियल में जब कैल्शियम चैनल की इतनी एंट्री हो जाती है, कैल्शियम आयन से इतनी एंट्री हो जाती है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, उसके बाद में फेज़ 2 स्टार्ट होती है। फेज़ 2 में क्या होता है, कैल्शियम चैनल ऑफ हो जाते हैं और पोटेशियम चैनल ओपन होना शुरू हो जाते हैं। और पोटेशियम की एंट्री जब होने लगती है और सोडियम बाहर निकलने लगता है, पोटेशियम अंदर आने लगता है, तो उसमें फेज़ 3 बोलते हैं, जिसको रिपोलराइजेशन बोलते हैं। और रिपोलराइजेशन जब इतना हो जाता है कि वहाँ पर आपका स्टेज 4 में चेंज होता है, उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। द्वारा मेम्ब्रेन रेस्ट फेज़ में पहुँच जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, इस पूरी फेज़ में 1 से तक 1 और 2 फेज़ है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पर फिर रिलैक्सेशन हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर रिलैक्सेशन हो जाता है। यही आपकी फेज़ चलती रहती है। अब मेजॉरिटी ड्रग होंगी वो आपकी जीरो फेज़ पे एक्ट होंगी। जब सोडियम चैनल ब्लॉक होगा तो जीरो फेज़ पे एक्ट होंगी। अगर कोई ड्रग सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगी तो जीरो फेज़ कम हो जाएगी। जीरो फेज़ कम होने से क्या होगा, एक्शन जो आपके इम्पल्स तेज़ी से जनरेट हो रहे थे वो क्या होंगे, हल्के हल्के जनरेट होंगे। इसी तरीके से कैल्शियम ब्लॉक होगा तो उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट जल्दी नहीं हो पाएगा, तो यानी कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो आपका पावरफुल नहीं होगा, हल्का कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होगा। इसी तरीके से आपका फेज़ 3 में जब पोटेशियम चैनल
क्लोज कर दिए जाते हैं तो रिपोलराइजेशन थ्योरी से होगा, यानी अगली हार्ट बीट होने में अगली हार्ट बीट आए तो ये कब हल्के से ओपन होंगे, यहाँ क्लोज कर दिया जाएगा तो पोटेशियम चैनल जब ओपन क्लोज कर दिए जाएंगे तो पोटेशियम की एंट्री नहीं होगी, हल्का जब एंट्री जल्दी नहीं होगी तो ये फेस होने में कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, जिसके कारण हार्ट रेट भी क्या होती है, वो हार्ट रेट को स्लो कर देते हैं। तो इस तरीके से एजेंट एक्ट होंगे। जब हम ड्रग पढ़ेंगे तो और अच्छा क्लियर आएगा आपको समझ में कि सोडियम चैनल ब्लॉक हो रहे हैं तो जीरो फेस कम हो रही है, कैल्शियम ब्लॉक हो रहे हैं तो एक्शन पोटेंशियल यानी फेज़ 1 फेज़ 2 पे इफेक्ट पड़ रहा है, पोटेशियम चैनल ब्लॉक हो रहे हैं तो फेज़ 3 पे इफेक्ट पड़ रहा है। और इसको हम अगर ड्रग पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कल जो हम पढ़ेंगे उसमें हम नेक्स्ट पार्ट में आपकी इसकी ड्रग पढ़ेंगे, बेसिकली 2 या 3 ड्रग जो इम्पोर्टेंट है वो आपको पढ़ाऊँगा, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा किस तरीके से ड्रग कार्डियक रिदम को कंट्रोल करती हैं और उसको इरेगुलरिटी को ठीक करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके ड्रग के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।